हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने HAS एग्ज़ाम के लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ DRAW सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क। तो इसमें हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, दैट इज़ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले भी इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, तो आप जाकर इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहली जो आपकी कॉन्फ्रेंस है दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए, और स्पेशली ये जो गवर्नेंस है ई-गवर्नेंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं और जो सरकार है उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़ा जाएगा, ताकि जो भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है वो अच्छे से सिटीजन्स तक पहुँच सके। आपने याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो किस किस ने ऑर्गेनाइज करी है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक और मिनिस्ट्री जो कि किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, इन दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। अगेन इनका पर्पस जो है वो यही है कि इन्होंने एक ई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, ताकि यहाँ पे जो भी सरकार की अलग अलग चीज़ें हैं वो सिटीजन्स तक पहुँच सके, अलग अलग जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग के बारे में। तो रिसेंटली 2021 के अंदर इनकी 19th मीटिंग जो है वो कंडक्ट करी गई थी। अगर मैं NTCA की बात करूं यहाँ पे, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री है, दैट इज़ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज़ NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस बॉडी का काम ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर ये टाइगर सेंसस को कंडक्ट करवाती है हर 4 साल के बाद। तो इस मीटिंग में इन्होंने, जैसे हर एक मीटिंग के अंदर ये अलग अलग एक्शन प्लान को यहाँ पे एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको पास किया है, जिसके अंदर उन्होंने चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो चीता है वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो चुका है, और यहाँ पे इन चीताज को अब दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, जो कि अफ्रीका वाले रीजन से यहाँ पर लाए जाएंगे। यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क में लाए जाएंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का कूनो पालपर जो नेशनल पार्क है, इसके अंदर चीताज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कौन से वाली चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? अफ्रीकन चीता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जैसे एशिया वाले रीजन में एशियाटिक चीता देखने को मिलते हैं, इन द सेम वे अफ्रीका वाले रीजन में अफ्रीकन चीता जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी तक हमारे जो एशियाटिक चीता की अगर मैं बात करूं तो वो अभी तक सिर्फ ईरान के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी और जगह वो अप्रोक्सीमेटली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अफ्रीकन चीता की बात करूं तो उनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में है। दैट मीन्स अभी भी इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी है, तो अभी हम अफ्रीकन चीता को ही इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया डिजिटल समिट के बारे में। तो रिसेंटली 16th इंडिया डिजिटल समिट को कंडक्ट करवाया गया। ये एक वर्चुअल समिट थी। वर्चुअल समिट का मतलब है यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस समिट को कंडक्ट करवाया गया। इस समिट को अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने मिलकर कंडक्ट करवाया, जैसे कि नीति आयोग के साथ मिलकर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मिनिस्ट्री है उन्होंने करवाया। देन इज हमारा जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये भी साथ में आए, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने ये डिस्कस किया कि हमारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे उसके अंदर नई नई इनोवेशन लाई जा सकती है। इवन यहाँ पे इनकी जो थीम थी वो भी स्टार्टअप से रिलेटेड ही थी, दैट इज सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। और यहाँ पे इन्होंने एक लीप को आगे पास किया है। लीप का मतलब यहाँ पे क्या है? लेवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। तो इन सारे के सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। तो ये जो समिट है वो DST ने CII के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। DST क्या है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और CII क्या है? आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।
तो इस समिट के अंदर ये डिस्कस किया गया कि इंडिया और सिंगापुर के जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको कैसे और ज़्यादा ठीक किया जा सकता है, कैसे जो अलग अलग नई नई रिसर्च वगैरह हो रही है उसकी शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगी यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, है ना। अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे इनोवेट करने की बात करी जा रही है, ठीक है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। इवन ये भी याद रखना है कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। तो अगर मैं इस समिट की बात करूं तो ये समिट हर साल एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है टीरी इंस्टीट्यूट, दैट इज़ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इस समिट के अंदर अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, जैसे कि हमारे वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ जो डेवलप हो रही है उसको कैसे सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है उसको डेवलप करने के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए, या फिर जो फ्यूचर रिसोर्सेज हैं उसका भी उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आपने इस समिट के बारे में याद रखना है कि ये समिट टीरी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग के बारे में। तो यहाँ पे इसका 4th एडिशन जो है अभी रिसेंटली हुआ था। इसके अंदर इंडिया की तरफ से हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं और हमारे जो रिन्यूएबल मिनिस्टर हैं जो कि आर.के. सिंह ही है, दोनों मिनिस्ट्री के यहाँ पे मिनिस्टर। तो आर.के. सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर एक लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया गया इन दोनों कंट्रीज के बीच में। अब इन दोनों कंट्रीज ने क्या बोला कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोऑपरेशन करेंगे जो कि एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बेस्ड हैं। बात कर लेते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा था, अब हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। दैट मीन्स हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन होने वाली है। इवन ये बात करेंगे कि कैसे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि यूज़ करे जाने चाहिए ताकि वहाँ से एफिशिएंट एनर्जी जो है वो निकल पाए, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये ध्यान देने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग के बारे में। तो रिसेंटली इसका 3rd एडिशन कंडक्ट करवाया गया। हमारी इंडिया की तरफ से हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इन द सेम वे मालदीव्स के यहाँ पे जो मेजर जनरल जी हैं उन्होंने यहाँ पे मालदीव्स को रिप्रेजेंट किया। और ये जो डायलॉग है वो मालदीव्स के अंदर ही अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला था। तो इस डायलॉग के अंदर भी इंडिया और मालदीव्स में कैसे सिक्योरिटी वाइज अच्छी कॉपरेशन होनी चाहिए, तो उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पर ध्यान दिया गया, ठीक है। कैसे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वन ओशन समिट के बारे में। तो ये जो समिट है ये फ्रांस ने ऑर्गेनाइज करी थी यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, और यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी एड्रेस किया इस समिट के अंदर। ये समिट जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि यहाँ पे सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर आएँ और यहाँ पे जितना भी ओशन वाला रीजन है हमारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करें। अब ओशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, जितने भी मैरीटाइम इश्यूज हो गए आपके, जैसे कि पोल्यूशन का इशू हो गया, इलीगल फिशिंग का इशू हो गया, इन द सेम वे डीकार्बनाइजिंग शिपिंग का इशू हो गया। तो इन सारे इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, वो एक दूसरे के साथ आएँ। इन सब चीज़ों के बारे में वन ओशन समिट के अंदर डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावरथन 2022 के बारे में। तो ये एक ऐसी हैकेथॉन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। इस पावरथन हैकेथन के अंदर अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं, वो सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अल्टीमेटली पावर सप्लाई जो है, जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वगैरह हैं, उसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अलग अलग इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करे जाने चाहिए, ये सारे के सारे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अलग अलग जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे एक तरह से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया समिट के बारे में। तो ये एक ग्लोबल समिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर ब्लूमबर्ग के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया है।
इस ग्लोबल समिट के अंदर 4 ब्रॉड थीम्स के ऊपर ध्यान दिया गया, जैसे कि आर्किटेक्चरल एंड फंक्शनल नीड्स, कि हमारी कंट्री में जो भी आर्किटेक्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। इन द सेम वे उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इन द सेम वे कैसे आर्ट एंड कल्चर वाली जो चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्लोबल समिट अल्टीमेटली इसीलिए ऑर्गेनाइज करी गई ताकि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा सके कि हमारे इंडिया का रिच हेरिटेज और कल्चर है। इन द सेम वे ग्लोबल लेवल पर भी लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जा सके, ठीक है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिनटेक ओपन हैकेथन के बारे में। तो नीति आयोग ने मिलकर जो अमेजन वेब सर्विसेज है एंड अर्नस्ट एंड यंग प्राइवेट कंपनी है उसके साथ मिलकर इस फिनटेक ओपन हैकेथन को ऑर्गेनाइज किया है। अब इस हैकेथन के अंदर अगेन होगा क्या, तो जो भी आपका फिनटेक का सेक्टर है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए इस हैकेथन को ऑर्गेनाइज किया गया। आपने याद रखना है कि ज़्यादातर हैकेथन्स को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वगैरह पार्टिसिपेट कर सके और यहाँ पे अलग अलग इनोवेटिव तरीके जो हैं वो दे सकें, ठीक है, जिससे हमारा जो फिनटेक सेक्टर है वो थोड़ा और अच्छे से थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर इंडिया ने ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया। इसका मेन मकसद यही था, इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट। जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन करने की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उससे हम शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, इन सब चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिन्होंने हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो एशियन के अंदर 10 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 10 कंट्रीज़ आती हैं, अगर आप इस मैप को 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, देन इज वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रूनी हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना। ये 10 की 10 जो कंट्रीज़ हैं वो एशियन ग्रुप के अंदर लाई करती है, ठीक है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। एशियन के बारे में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि 1967 में इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया और इसके अंदर पहले सिर्फ 4-5 कंट्रीज़ ही होती थी जो कि इनकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर और कंट्रीज़ ऐड होती गई और अभी रिसेंटली इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अभी 8th मीटिंग कंडक्ट करवाई गई जो कि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की मीटिंग थी और वो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स जो कि बिम्स्टेक कंट्री के अंदर आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो बिम्स्टेक है उसके अंदर जो भी कंट्रीज लाई करती हैं उनके एग्रीकल्चरल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर आकर मिले और यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे हम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर के अंदर नई नई जो रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह है उसको यूज़ कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके और हमारी जो क्रॉप्स वगैरह है उसकी ईल्ड को इंक्रीज किया जा सके, है ना। इस चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में तो इसको 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा बनाया गया था। आपने याद रखना है जो पहले अभी मैंने आपको एशियान वाला बताया वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा ही साइन हुआ था 1967 में और ये 1997 में हुआ था वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा ही साइन किया गया था। उस टाइम पे इसका नाम जो है वो होता था बिस्ट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिस्ट के अंदर यहाँ पर 4 कंट्रीज जो हैं वो आती थी। धीरे धीरे यहाँ पे और कंट्रीज जो हैं वो ऐड होती गई, जैसे म्यांमार ऐड होती गई तो हमने एक M जो है एक्रोनिम उसको भी ऐड कर दिया। फिर इसका नाम हो गया BIMST एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। धीरे धीरे 2004 के अंदर यहाँ पे और कंट्रीज जो हैं ऐड हो गई बिम्स्टेक के अंदर, तो उस टाइम पे इसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसके आसपास जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगी ताकि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को एक तरह से ठीक रखा जा सके। इवन यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में ये कॉपरेशन करेंगी, जैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन हो
गया, टेक्निकल कॉपरेशन हो गया, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक के अंदर अभी रिसेंटली 7 कंट्रीज हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हर एक स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। इन द सेम वे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, कई यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और कई यूनियन टेरिटरीज का जो हेड होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो यहाँ पे एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई जिसके अंदर हर एक स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के जो हेड हैं वो यहाँ पर आकर मिले। कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसको हेड किसने किया था? हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको हेड किया था। अब अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो क्या ये सबसे पहली बार हुई है? नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे 51st सेकंड बार हुई है। दैट मीन्स ये 1949 से ऑर्गेनाइज करते हुए आ रही हैं। लास्ट टाइम ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 के अंदर हुई थी। ठीक है, आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो डिस्कस क्या करेंगे? अगेन हर एक स्टेट और यूटी से रिलेटेड जो भी वो इश्यूज वगैरह फेस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, जो है अभी रिसेंटली शिमला के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ऑल जो हमारे जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते क्या हैं? जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है। इन द सेम वे उनके नीचे होते हैं डिप्टी स्पीकर, है ना। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो उनके हेड होते हैं चेयरमैन और उनके नीचे होते हैं डिप्टी चेयरमैन। इन द सेम वे जो अलग अलग स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके भी स्पीकर और चेयरमैन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे उन सारे जो मेंबर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगेन वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? जो भी आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे एक हाउस को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, कैसे लोकसभा को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि CII ने एक कनेक्ट कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। जैसे हर एक स्टेट के अंदर उनकी GDP को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। दैट मीन्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स लेकर आएँ ताकि उसको एक स्टेट की GDP इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जा सके। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। इनका यहाँ पे एक थीम भी था, दैट इज बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे इकोसिस्टम बनाया जाए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CII की, तो ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1895 में इसको बनाया गया था। ये भी हमारी कंट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर इनोवेशन लाने के एक तरह से सोल्यूशंस वगैरह ढूंढती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ASEM समिट के बारे में। तो जो ASEM समिट है दैट इज एशिया यूरोप मीटिंग समिट। तो यहाँ पे ये एक ऐसी समिट है जिसके अंदर जो एशिया वाला रीजन है उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इन द सेम वे जो यूरोप वाला रीजन है उसके अंदर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। रिसेंटली इसका अभी 13th एडिशन जो है वो कंबोडिया वाले रीजन में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। अगर मैं बात करूं इस मीटिंग के अंदर वो करने क्या वाले हैं, तो एशिया और यूरोप वाले रीजन में कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अलग अलग इश्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व किया जाना चाहिए उससे रिगार्डिंग ये चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बार जो ASEM है वो 1996 में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। हर 2 साल बाद इसकी जो मीटिंग है उसको कंडक्ट करवाया जाता है। दैट मीन्स ये एक बाई एनुअल समिट है। दैट मीन्स हर 2 साल बाद कंडक्ट करवाई जाती है। अगर मैं बात करूँ इस समिट के अंदर जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा GDP को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। इंडिया ने भी ASEM समिट को यहाँ पे सबसे पहली बार 2006 के अंदर ज्वाइन किया था और यहाँ पे अगर मैं पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो सबसे पहले 2008 के अंदर इंडिया ने भी इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो 5th एडिशन है वो IIT दिल्ली ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया कि कैसे जो डिज़ास्टर एक तरह से मैनेजमेंट करने के लिए
अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि डिज़ास्टर से एक तरह से रेजिलिएंट है। दैट मीन्स अगर कोई भी डिज़ास्टर आ जाएगा तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए, कैसे यहाँ पे उन चीज़ों को, उन डेवलपमेंट्स को फाइनेंस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स को, अलग अलग सोल्यूशंस को यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया गया। ठीक है, और कैसे जो भी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको यहाँ तक समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हर एक चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।